स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हमने आपको पहले भी बताया है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन चल रहा था तो मैंने आपको जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कुछ बताया था और मैंने कहा था जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड दीज 4 थिंग्स: बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज वेल एज द नोट्स ऑन अकाउंट्स या नोट्स टू अकाउंट्स। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या फायदा देता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करे, दैट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्क क्या है? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एनालाइज करना चाहें, सुन लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ यू जस्ट वांट टू नो अबाउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन यू हैव टू लुक बैलेंस शीट and trading PL. We have to analyze the things for the purpose of knowing the financial position of a concern. But if we just want to know that which type of decisions they are going to take, which type of decisions they are taking actually, that is in the interest of the concern or not, or the what is the futuristic of futurability of the particular concern, we can know only with the reference of the cash flow statement. Only with the help of the cash flow statement we can come to know that what type of decisions management is going to take or are taking. Is it clear? यानी अगर हमको ये जानना हो कि ये मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या फर्म पे जो पैसा आ रहा है या फर्म से जो पैसा जा रहा है उससे फर्म की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे अफेक्टेड होती है। अब जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। फर्म ने फिक्स्ड एसेट को बेचा, फर्म ने फिक्स्ड एसेट को बेचा और माल खरीदा। अच्छी बात है या खराब? अच्छी बात है, पक्की बात है ना? ये अच्छी बात है कि फर्म ने फिक्स्ड एसेट को खरीदा और माल खरीदा, बेचा और माल खरीदा। अरे भैया, आप अपने एसेट्स को कम कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास कैश की कमी है। आप बिजनेस कैसे कितना दिन और ज़्यादा तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक रन कर पाओगे? पॉसिबल नहीं, हाँ या ना? तो हमें पता चलता है केवल और केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट से कि हाँ, मेरे पास पैसा किन किन सोर्सेज से आ रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है, किन किन जगहों पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। हमारी फर्म ने प्रॉफिट कमाया 2 करोड़, कैश प्रॉफिट अर्न किया 2 करोड़ और 50 लाख की एसेट खरीदी। क्या ये अच्छा इंडिकेशन है? बहुत अच्छा इंडिकेशन है, बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आपने अपने फर्म के इंटरनल सोर्सेज से ही आपने एसेट खरीद ली। हमने किसी शेयर और डेट्स या लोन पर डिपेंड नहीं रहे, हमने बिजनेस से प्रॉफिट कमाया और उससे हमने 50 लाख या 1 करोड़ की एसेट खरीदी। यानी हम अंदर से मजबूत हैं। अब बात समझ में आई? एसेट बेच करके बिजनेस चलाना या बिजनेस चला करके एसेट खरीदना, दोनों में अंतर है। लोन से कितना पैसा लिया और क्या खरीदा, इक्विटी वालों से कितना पैसा लिया और कहां यूज किया, पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। वो कैश अकाउंट से नहीं पता चलने वाला, वो तो सबका मिक्सअप होता है। यहां से पैसा आया, यहां पैसा गया, किन सोर्सेज से किन किन एक्टिविटीज से कितना पैसा आया और किन एक्टिविटीज में कितना यूटिलाइज हुआ, वो हम नहीं बता सकते कैश अकाउंट से। ये केवल कहां से पता चल सकता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और अगर कभी फ्यूचर में डिसीजन भी लेना हो तुम लोगों को किसी कंपनी के बारे में, तो पहले सबसे लास्ट पेज पर जाओ, नोट्स ऑन अकाउंट्स के पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट पे।
उसको देख लेने से तुम्हें पता चल जाएगा कि फर्म में किस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, और उन डिसीजन से क्या कंपनी ज़्यादा अच्छा फ्यूचर में रिस्पॉन्ड करेगी या नहीं करेगी, ये आप बता सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोग का आज का टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ इट इज ऑब्लिगेशन to maintain or to prepare a cash flow statement, but there is no any statutory obligation to prepare fund flow statement. That is an optional thing. कंपनी के लिए तो कंपल्शन है, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए दैट इज कंपल्शन टू मेंटेन और प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज द फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंसर्न। बट नॉन कॉर्पोरेट के लिए जो लेवल 1 की ऑर्गेनाइजेशन होती है, याद आया होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि जो लेवल 1 की कैटेगरी होती है फर्म की, उनके ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपल्सरीली अप्लाइड होता है। इज इट क्लियर? लेवल 1 की कंसर्न्स हो और कंपनी हो, कॉर्पोरेट एंटिटीज हो, उनके ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपल्सरी है प्रिपेयर करना। इज इट क्लियर? हाँ या ना? क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स, जरा हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है? सिंपल है, एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप कहां कहां से कैश और कैश इक्विवेलेंट जनरेट करते हैं, क्या कैपेबिलिटी है आपकी। दूसरा, यूटिलाइजेशंस ऑफ द कैश फ्लोज, कहां कहां से कैश आ रहा है और कहां कहां कैश जा रहा है, किन किन एक्टिविटीज से आ रहा है और किन किन एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेटिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। टाइमिंग, नेचर एंड सर्टेनिटी ऑफ जनरेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एंड द चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। फिलहाल द मेन पर्पस क्या है, डिसीजन लेने से रिलेटेड है कि जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है कंसर्न की, यूटिलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की, वो हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। केवल यूटिलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट के अलावा ये बताता है किस एक्टिविटी से कितना पैसा आया और किस एक्टिविटी में कितना पैसा गया। चलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हम लोग कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं। एज पर AS3, यानी जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ये हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं बनेगा। देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट, देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर दैट। हमें उसी फॉर्मेट पर जाना है, लेकिन हम लोग करने क्या जा रहे हैं वो हमें पता चल जाए। हम करने क्या जा रहे हैं वो हमें पता चल जाए। पहला, हमारे पास सुबह सुबह ओपनिंग कैश बैलेंस इतना है। अभी मैं कोई भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करने जा रहा, बिल्कुल सिंपल तरीके से ढंग से समझना। ओपनिंग कैश बैलेंस है सुबह सुबह मेरे पास 50 रुपए, कितने? और शाम को जब मैं घर निकल रहा था तो उस समय मैंने अपने गुल्लक को देखा, यानी कि जो ड्रॉर है उसको पलटा, तो मुझे दिखाई दिया क्लोजिंग कैश बैलेंस 10 रुपए। कितना? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कैश का आउटफ्लो कितना? 40। इतनी मार खाओगे, अरे हो सकता है 200 आया हो और 240 गया हो, ऐसे भी तो हो सकता है। पहली बात वही मुझे बताना है। इज इट क्लियर? कि अब हमें यह बताना है कि जो 40 रुपए का नेट आउटफ्लो हुआ है, वो नेट आउटफ्लो कैसे हुआ और किन एक्टिविटीज के कारण हुआ। अच्छा, अगर हम एक्टिविटीज की बारे में बात करें तो 3 तरह की एक्टिविटीज बांटी गई हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज and the last one is cash flow from financing activities। अब हुआ क्या है, ऑपरेटिंग में माइनस हुआ है 120, 80 हुआ है। यहां नील है, हो सकता है नहीं हो सकता, कोई दिक्कत है इसमें?
बताओ क्या रिजल्ट देखने को मिला तुम लोगों को, क्या डिसीजन ले सकते हो इससे? इसका मतलब हमारा बिजनेस जो है ना, लोन ले लेकर चल रहा है, कुछ ज्यादा दिन अब टिकेगा नहीं। एक तो हमारा कैश आउटफ्लो है नेट, कुछ आया नहीं है बिजनेस को ऑपरेट करने से, उल्टा 120 गया। और जो हमारे पास शुरू में 50 था, 80 रुपए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी जो मेरी एसेट्स हैं उनको बेच करके मैंने बिजनेस चलाया है। एसेट्स को बेचा है तो 80 आया है, 50 पहले से मेरे पास था, 130 था, 120 मैंने अपने बिजनेस को चलाने में खर्च कर लिया। बिजनेस को चलाने से कुछ आया नहीं, अब ज्यादा दिन ये बिजनेस चल नहीं पाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है ना, बताओ अब क्या डिसीजन मिला तुम लोगों को? अभी मैं केवल हल्का सा हिंट दे रहा हूं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है और ऑपरेटिंग क्या होता है। हाँ बताओ, ठीक है। बोल रहे हैं एसेट्स को बेच करके आप लोन का पेमेंट कर रहे हैं। अरे एसेट को बेच करके आप लोन का पेमेंट करेंगे तो लोन लिया क्यों था? एसेट खरीदने के लिए। अब एसेट बेच रहे हो लोन का पेमेंट करने के लिए, ये कौन सा बिजनेस चला रहे हो? इट मीन्स कहीं ना कहीं डिसीजंस में प्रॉब्लम है। अब समझ में आई बात? कहने का मतलब ये कि जो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा वो हमें केवल चीजों को बताएगा नहीं, बल्कि फ्यूचर के बारे में हमें अलर्ट भी करता है, हमारे डिसीजन की कैपेबिलिटी को शो करता है। और होता क्या है बेसिकली, ये आखिर क्या बताने जा रहा है? आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा है? सर बिल्कुल देखा है। ये मेरी बैलेंस शीट है और ये मेरा ट्रेडिंग पीएल है। क्या है ये? ट्रेडिंग पीएल। अगर मैं बोलूं कि ये पूरा बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल हमारे एक्टिविटीज को बता रहा है, क्या बता रहा है? ये सारी मिलाकर एक्टिविटीज हैं। हम कुल मिलाकर बिजनेस में यही एक्टिविटीज करते हैं, इसके आगे पीछे हम कोई एक्टिविटी नहीं करते। लेकिन ये टोटल मिलाकर के 3 तरह की एक्टिविटीज हैं। ये टोटल मिलाकर के दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। पहला, दिस इज एक्टिविटी फ्रॉम ऑपरेशन। कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेशनल एक्टिविटी है। यानी हम अपने बिजनेस में कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? ऑपरेट करने से रिलेटेड। कौन सी चीज? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को, माल खरीदना, माल बेचना, ट्रेडिंग करना, डीलिंग करना, हाँ या ना? ये है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अभी तक जो हम लोग जानते थे सर यहाँ नेट प्रॉफिट आता है, मान लेते हैं ये नेट प्रॉफिट 100% बिजनेस को ऑपरेट करने से अराइज हुआ है। लेकिन क्या नेट प्रॉफिट तुम्हारा कैश होता है? विल इट शो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैश जनरेशन? नॉट एट ऑल। हो सकता है कुछ ऐसे खर्च मैंने माइनस किए हों जो नॉन कैश आइटम के थे, जो नॉन कैश आइटम थे। हो सकता है कुछ इनकम मैंने पीएल में क्रेडिट कर रखी हो जो नॉन कैश आइटम हो सकता है मैंने कुछ ऐसा खर्च यहां लिख दिया जो इस ऑपरेटिंग की एक्टिविटी नहीं थी, ऑपरेशन की एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि वो कुछ दूसरी एक्टिविटी थी। जैसे जब हम एसेट खरीदते हैं तो हम कहते हैं मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, एसेट बेचोगे तो कैश आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इज इट क्लियर? हाँ या ना? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लायबिलिटी साइड जो होती है वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी होती है? ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है जिसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये वो सोर्सेज बताता है किन किन सोर्सेज से हमारे पास कैश आता है और किन किन सोर्सेज से हमारे पास से कैश जाता है।
हो सकता है कैश हमारे पास आता हो इशू ऑफ शेयर से, हो सकता है कैश हमारे पास आता हो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, हो सकता है मेरे पास कैश आता हो लॉन्ग टर्म लोन या डिवेंचर से। इज इट क्लियर? मैंने अभी शॉर्ट टर्म की बात नहीं की है, मैंने ना तो क्रेडिटर्स का नाम लिया है, ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नाम लिया है, ना बीपी का नाम लिया है। इज इट क्लियर? चलो, इसमें अगर यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आ सकता है, जब हम शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, जब हम डिवेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, जब हम लोन लेंगे तो पैसा आएगा। अच्छा, जाएगा कब? जब हम इशू का ना बायबैक करेंगे, इक्विटी शेयर का बायबैक करेंगे, जब ना हम प्रेफरेंस शेयर को रेडेम्पशन देंगे। अच्छा, हम लोग जब लोन का रीपेमेंट करेंगे ना तो पैसा जाएगा, जब डिवेंचर का रेडेम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा। तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पैसा आ भी सकता है और जा भी सकता है। यहाँ से पैसा आ भी सकता है। सर आपने यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर नहीं की, वो ये कि क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में करंट एसेट्स आती हैं? क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में करंट एसेट्स आती हैं? ना मुन्ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में करंट एसेट्स शामिल नहीं होंगी। आते हैं, यानी यहाँ पर आएंगे फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, वो चीज़ें यहाँ शामिल होंगी। फिक्स एसेट को खरीदना और इन्वेस्टमेंट को खरीदना, पैसा जाएगा। फिक्स एसेट को बेचना और इन्वेस्टमेंट को बेचना, आपका पैसा आएगा। हाँ या ना? ये जो है, ढंग से सुनना, यहाँ डेटर्स है, स्टॉक है, बीआर है, क्रेडिटर्स है, बीपी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये चीज़ें आ गई। एक दो आइटम अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, बैंक ओडी की बात मैं अभी नहीं कर रहा। इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और, कैश एंड बैंक बैलेंस है। बताओ ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? ये कौन सी एक्टिविटीज़ है? बट ऑब्वियस है, जो ट्रेडिंग का हमारा हिस्सा होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये वही है। कहाँ से आया है? अच्छा, डेटर्स, माल बेचा तभी तो डेटर्स आया, माल बेचा होगा तभी तो डेटर्स आए होंगे, और इन डेटर्स से बीआर मिला तो ये डेटर्स से आए, और डेटर्स कहाँ से आया? सेल से आया। यानी ये भी हमारा कहाँ से हिस्सा आया? ट्रेडिंग से आया। क्रेडिटर्स एंड बीपी उधार माल खरीदने से आया होगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन्हीं के बारे में बता रहा होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग बोनस। हाँ या ना? देखो ना, ये पूरे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट कैश को छोड़ दिया जाए तो इट डिस्क्लोज दैट ईच एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। हाँ या ना? तो बैलेंस शीट का ये हिस्सा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इज ऑल्सो एन ऑपरेशनल पार्ट। हाँ या ना? तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रखते हैं, यानी पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर नीचे हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। इज इट क्लियर? बोल, नहीं समझ में आई बात? नींद आ रही है? रात भर जगे हुए थे आप, पढ़ाई कर रहे थे, इतनी मेहनत ना करो। चुल्लू भर पानी में जा रहे हैं, जाओ। ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? स्टार्ट करें? आ रहे हैं धीरे 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 बाबू, चिंता ना करो, टेंशन ना लो। अभी तो बेटा कहानी शुरू हुई है और तुम अभी हम 3 एक्टिविटीज में बांटेंगे, सुन लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलें? सबसे पहले इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को हम लोग देख लेते हैं। हाँ,
सबसे पहले हम लोग इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देख लेते हैं। पैसा कब आएगा यहां से? जब एसेट को बेचेंगे। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये पैसा आएगा। तो इसका मतलब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट से पैसा जाएगा। अच्छा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना। ये हिसाब किताब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का समझ में आया। अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे, धीरे धीरे चलते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं, किसकी बात करेंगे? पैसा कब आएगा यहां से? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन आया ना, इससे भी पैसा आएगा। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मत बोलो बिल्कुल। बायबैक ऑफ शेयर से पैसा जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर से पैसा, रीपेमेंट ऑफ लोन पैसा जाएगा। बोलो ना, पक्का? इन सोर्सेस से पैसा जाएगा। तो हम लोगों ने मोटा मोटी ये हिसाब किताब खत्म कर लिया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। इसको प्रिपेयर करने के दो तरीके। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को प्रिपेयर करने के, इनका नेट बैलेंस या तो प्लस आएगा, या तो इनका नेट बैलेंस प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसी तरह ऑपरेशन से हमारा नेट बैलेंस प्लस या माइनस आएगा, जो कुछ भी हो। ये लास्ट एडजस्टमेंट है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम इन सबको लेकर चलेंगे। हमें कैलकुलेट क्या करना है सर? कैश का आना और जाना। हम कैश के आने और जाने की बात कर रहे हैं। फ्लो का मतलब इस एक्टिविटी से कैश का आना, इस एक्टिविटी से कैश का जाना। Here we are not concerned with the exact amount of profit or loss. Here we are concerned with the cash inflow और cash outflow. और जब तुम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड की बात कर ही रहे हो, तो हमारा मतलब केवल और केवल कैश और बैंक बैलेंस से नहीं होता, बल्कि एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्लियर कट दी हुई है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो जब भी हम कैश की बात करते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं। फिलहाल हम वहां अभी बिल्कुल नहीं जा रहे, जब उसकी जरूरत आएगी तो हम उसको देखेंगे। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का आना और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का जाना। कैसे कैसे पैसा आ सकता है और कैसे कैसे पैसा जा सकता है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। सर एक काम करिए ना, दो मेथड बताए गए हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। एक को कहते हैं डायरेक्ट मेथड और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड और एक को हम कहते हैं, चलो पहले हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? ताकि माइंड में ये चीज सेट हो जाए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को नहीं, इनडायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। मान लेते हैं, चलो ट्रेडिंग अकाउंट भरवा सकते हो, फिलअप करवा सकते हो पूरा, ट्रेडिंग पीएल बाय 2 बंद कर दें। इधर आओ। ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी,
टेलीफोन, कमीशन, बोनस, टूर एंड ट्रेवल, रिफ्रेशमेंट, हाँ और कोई खर्च, 2 डेप्रिसिएशन, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, 2 miscellaneous expenses written off, 2 loss on sale of assets, by profit on sale of asset, 2 dividend declared, depreciation हो गया है, dividend proposed, 2 transfer to reserve, 2 net profit transfer to balance, अच्छा, 2 tax provision, 2 इंटरेस्ट ले लिया ना, कंपनी ले लो ना तुम, कंपनी और पार्टनरशिप छोड़ दो उसको, हाँ, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? अब हम इससे प्रिपेयर करेंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। पिक करते हैं हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट को। क्या नेट प्रॉफिट हमें हमारा एग्जैक्ट कैश बताता है क्या? नहीं सर, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं ना। अब इन पूरे घर में ये पूरा हम कह रहे हैं ये ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग है। अरे नहीं, हमें अब 2 चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी इनके समय। पहला, नॉन ऑपरेटिंग को हटाओ और बाहर फेंको यहां से। क्या कर रहा है नॉन ऑपरेटिंग यहां पे? हम पीएल को नहीं बिगाड़ने जा रहे, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालने जा रहे हैं। ये जो बना है दैट इज ओके। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वन स्टेटमेंट वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर आवर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिमाग में रखो कि अगर ये पूरा अगर ऑपरेटिंग होता तो क्या इसमें नॉन ऑपरेटिंग का कोई घर था? नॉन ऑपरेटिंग का आइटम रहना चाहिए क्या? नॉन ऑपरेटिंग क्या कर रहा है? नॉन ऑपरेटिंग 2 है, इसमें कुछ ना कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, उसको हटाओ बाहर करो। हमें केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, हटाओ उसको बाहर करो, क्योंकि हमें केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा चाहिए। यानी कैश वो जनरेशन, इससे वो कैश का अमाउंट जनरेशन जो केवल ऑपरेशन से रिलेटेड हो। तो पहला, नॉन ऑपरेटिंग को तो निकाल बाहर करो यहां से। दूसरा, नॉन कैश आइटम क्या कर रहा है? हमें केवल और केवल कैश आइटम्स चाहिए, चाहे वो कैश का आना हो चाहे वो कैश का जाना हो। यानी 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि नॉन कैश आइटम्स को हटाओ, चाहे कोई भी हो। दूसरी चीज, नॉन कैश आइटम तो बेटा कहीं नहीं आएगा, उसका तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई घर नहीं है। नॉन कैश आइटम बेसहारा है, ना उसका घर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में है, ना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में है। उसको कोई भी घर साथ नहीं देगा। तीनों नॉन कैश आइटम्स को धक्का देकर के बाहर निकाल देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, भले ही कैश में हो, क्या कर रहे हैं इस घर में? हटाओ, हटाओ इसको। लेकिन हाँ, अगर कोई कैश आइटम है तो ये तो 100% श्योर है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई भी कैश आइटम है तो ये तो 100% श्योर है कि या तो उसका घर ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। होगा जरूर। अगर कोई कैश आइटम है तो दिमाग में से ये निकाल देना कि कैश आइटम का कोई घर नहीं है, ये केवल कैश आइटम्स के घर है, या तो कैश का आना या तो कैश का जाना। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई कैश आइटम है तो किसी न किसी घर का हिस्सा बनेगा, और अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन कैश आइटम है तो बेटा लाख कोशिश कर लो, ना तो वो इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा, और ना इसमें जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी? हाँ, लेकिन अब यहां पर हम कैश आइटम्स की बात करेंगे, लेकिन ऐसे कैश आइटम्स की बात करेंगे जो ऑपरेशन से रिलेटेड हो। पहली चीज यानी नॉन ऑपरेटिंग को हटाओ और नॉन कैश आइटम हटाओ, 2 चीजें। हाँ या ना? सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन, सबसे पहले तो ये समझो कि टैक्स हमारा बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। हाँ सर,
बिना टैक्स दिए तो हम बिजनेस कर नहीं पाएंगे, हमारे बिजनेस में ताला लग जाएगा, क्योंकि टैक्स देना जरूरी होता है, टैक्स देना जरूरी होता है। लेकिन प्रोविजन इज नॉट अ कैश आइटम, प्रोविजन इज नॉट अ कैश आइटम, फालतू में घटाया हुआ है। अरे तुम यहाँ लिखते ना टैक्स पेड, वो घटाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रोविजन क्यों लेस कर रहे हो? तो सबसे पहले प्रोविजन को हटाओ। अगर तुम किसी खर्चे को हटाते हो यहाँ से तो प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा सर जी, टैक्स प्रोविजन। लेकिन मैंने ये कहा कि टैक्स प्रोविजन तो ऐड कर दिए, लेकिन टैक्स गया तो होगा, और जब कोई चीज जाती है तो उसको हम कहीं ना कहीं से माइनस जरूर करेंगे, और अगर कोई कैश आता है तो कहीं ना कहीं प्लस जरूर होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं अगर टैक्स पेड है तो उसको हम लोग लेस करेंगे? बिल्कुल लेस करेंगे, टैक्स पेड माइनस हो जाएगा। सबसे नीचे टैक्स प्रोविजन ऐड कर देते हैं, और टैक्स पेड चूंकि माइनस होना चाहिए था उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। इज इट क्लियर? ये अभी भी डाउट है? नहीं। टैक्स प्रोविजन के बाद हम आते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। अरे ट्रांसफर टू रिजर्व, कैश गया तुम्हारा, कैश चला जाएगा, तुम रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करोगे। मेरी जेब में 100 रुपए है, मैंने 50 रुपए अपने गुल्लक में डाला, तो मेरे पास कितने रुपए हैं? सर 100 ही रुपए हैं, कहीं गए थोड़ी, वो तो अपने ही जेब में है, वो तो अपने ही जेब में है। तो भैया इसको हटाओ, ये नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम, इसको हटाओगे ना खर्चे को तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। यानी बेसिकली मेरे पास कैश ज्यादा था, इसको मैंने जबरदस्ती माइनस कर दिया था, कैश कहीं गया नहीं है, उसको प्लस करके देखो कितना कैश है तुम्हारे पास, तो प्लस करोगे ट्रांसफर टू रिजर्व। हाँ या ना? बात समझ में आई? अच्छा सर जी, डिविडेंड प्रपोज्ड, पहली चीज तो ये समझो कि प्रपोज्ड डिविडेंड इज नॉन कैश आइटम, प्रपोज्ड डिविडेंड इज नॉट अ पेड आइटम। जितना पेड होगा वो माइनस होगा, मैं एग्री हूं कि डिविडेंड का पेमेंट होगा तो वो माइनस होगा, लेकिन प्रपोज डिविडेंड कहीं से माइनस नहीं होगा। क्यों माइनस करके तुमने इसको कम करके रखा है? प्रपोज डिविडेंड हटाओ, दिस इज नॉट अ कैश आइटम। अगर इसको हम यहां से हटाएंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हम यहां लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। बोलो ना, हटाओ, कैश कहीं गया नहीं। और अगर कैश जाएगा ना, ढंग से सुनना, डिविडेंड पर कैश जा रहा है डिविडेंड के नाम से, और डिविडेंड दिया किसको जा रहा है? सर डिविडेंड तो हम लोग इनको देते हैं, किनको देते हैं? शेयर्स को देते हैं। और जब शेयर्स हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा हैं तो डिविडेंड भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। डिविडेंड पेड है, माइनस करेंगे डिविडेंड पेड, लेकिन अब ये तय करना है कहां से माइनस होगा। क्या उसका घर ये है? नहीं सर। क्या उसका घर ये है? नहीं सर। क्या उसका घर ये है? तो माइनस करो, जिस घर से माइनस होना चाहिए था वहां से माइनस करना बनता है। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आई बात? सर इंटरेस्ट ऑन लोन, सेम वही चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन गया जेब से, लेकिन इस घर से क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? लोन पर इंटरेस्ट है, तो लोन कौन सा एक्टिविटी है? और अगर लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उसका इंटरेस्ट भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। हटाओ उसको, तुमने गलत जगह से माइनस कर रखा है, पेड बेसिस पर ही किया होगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है तुमने पूरा इंटरेस्ट पे कर दिया और तुमने यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हो। हटाओ इस घर से, और जब हटाओगे तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और जहां से माइनस होना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन लोन, वहां से हम माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? जो जिस घर में जाना चाहिए, इस घर से क्यों गया, जाना किस घर से चाहिए था? अब बात समझ में आई? तो इसको वापस जोड़ो और यहां से माइनस करो। देखो जो जाने वाली चीज है माइनस हुई है, और अगर गलत जगह से माइनस हुई तो वापस जोड़ करके जो सही जगह है वहां से माइनस करो। इज इट क्लियर? सर मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम होता है, राइट ऑफ करने से कैश कहीं नहीं जाता, नॉन कैश आइटम होता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसको यहाँ से हटाओ, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो जब एक्सपेंसेस हटाओगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा डेप्रिसिएशन, सर ये तो सर्वदा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमारा डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, इससे कभी कैश गया नहीं है, तो किसी घर से माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस होगा। हमने अपने प्रॉफिट को कम करके रखा है डेप्रिसिएशन को देने से। क्यों कम करके रखा है? वापस क्या करो, ऐड कर लो, प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। अच्छा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, चलो अब हम तुम लोग को ना, मैं अब एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन के बाद तुम लोग हमको क्या दोगे? जवाब देने आए हो, ऐसे ही बड़ों को जवाब दोगे, जवाब दोगे तुम लोग, क्या दोगे?
जवाब दोगे? हटा दें इसको? नहीं नहीं, ये चलो ना हटाओ, हो सकता है काम आए। हमने 10,000 की एसेट 12,000 में बेची, कौन बताएगा जर्नल एंट्री? हमने 10,000 की एसेट 12,000 में बेची तो पैसा कितना आया, और एसेट कितने की गई, तो प्रॉफिट कितना हो गया? तो बताओ हमें कैश प्रॉफिट कितना हुआ, ये बताओ। ये कैश आइटम है या नहीं? ये बताओ, ये कैश आइटम है या नहीं? ये कैश आइटम है या नहीं? एक बार और सोच लेते हैं। ये बैंक 12,000 कैश आइटम है या नहीं? आया है। ये 10,000 कैश आइटम है या नहीं? ये 2,000 कैश आइटम है या नहीं? अरे बोलोगे या मुंह चुप रखोगे? ये कैश आइटम है या नॉन कैश आइटम है 2,000? बस हम इतना जानना चाहते हैं। दोनों? घी क्यों बंद गई तुम लोगों की? सोचो, आज तक तुम लोगों ने यहां तक ध्यान नहीं दिया। कितनी छोटी सी चीज पूछ रहे। ये कैश आइटम, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ बोलो। अब लोगों की संख्या कम होती जा रही है। हाँ बोलो, क्या है? कैसे प्रूफ करोगे कैश आइटम नहीं? फिक्स एसेट कैश आइटम है या नहीं? प्रॉफिट, जो प्रॉफिट 2,000 जो कमाए वो कैश आइटम है या नहीं? अब मैं बोलूं? एक बच्चा ये कह रहा है फिक्स एसेट कैश आइटम है लेकिन पीएल नहीं है। एक बच्चा कह रहा है फिक्स एसेट कैश आइटम नहीं है, पीएल है। और कुछ लोग कह रहे हैं दोनों है, और कुछ लोग कह रहे हैं दोनों। कोई ऐसा भी है क्या? है ना लोचा? है कितनी छोटी सी चीज। अब मैं बताता हूं, जरा ढंग से सुनो। तुम लोग के सोचने और समझने की क्षमता आज से अकाउंट्स में डबल। कैसी? डबल। करो ज्यादा का इरादा, ये कैश आइटम्स नहीं है। कैश आइटम, अरे इंसानों, कहाँ लिखा है बैंक? बैंक लिखा है, कैश लिखा है, बैंक लिखा है, कैश लिखा है। सर आप कैसे ऐसे प्रूफ कर दे रहे हैं? जरा अब उल्टा केस करते हैं, उसके बाद तुम लोग खुद बताओगे कि मैं सही था या नहीं। 10,000 की चीज 8,000 में बेची, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, और लॉस यानी पीएल अकाउंट डेबिट। बताओ ये जो लॉस हुआ है कैश में गया है। अब कहाँ से सही हो गया जवाब? यही चीज़ मैंने प्रॉफिट में दी थी तो तुम लोग को सोचने में टाइम लग गया, और वही चीज़ मैंने लॉस में उठा कर दे दी तो अपने आप क्लियर हो गया कि कैश आइटम केवल और केवल 8,000 है। 10,000 से तो कोई लेना देना है ही नहीं। एक्चुअल में कैश तो केवल 8,000 आ रहा है, 10,000 तो एसेट जा रही है और 2,000 लॉस हो रहा है। ना तो तुम लोग इसको कैश बोलोगे अब, ना तो इसको बोलोगे। अगर मैंने पहले ये दिया होता तो शायद तुम लोग का जवाब सही आता। बोलने दो, ये पहले दे दिया तो तुम लोग का जवाब गलत है। अब समझो मेरी बात, बोलो। कैश आइटम केवल वही होते हैं जो केवल बैंक से या कैश से रिप्रेजेंट हो। बैंक अकाउंट डेबिट कैश आइटम है, कैश अकाउंट डेबिट कैश आइटम है, टू बैंक कैश आइटम है, टू कैश कैश आइटम है। कैश इक्विवेलेंट्स आएंगे थोड़ी देर बाद, हम देखेंगे, उनकी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बैंक और कैश आइटम्स की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारे कैश आइटम्स हैं। हाँ कुछ बोल रहे थे।
इधर देख, जब हम एसेट बेचते हैं तो हमें इससे मतलब नहीं कितने की एसेट थी, कौन सी एसेट थी, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. वी आर ओनली कंसर्न विद द कैश आइटम एंड योर कैश आइटम इज ओनली बैंक अकाउंट, दैट्स इट. नाउ इन दैट केस वी आर वेरी मच विल ट्राई टू अवॉइड फिक्स्ड एसेट वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. उससे हमको कोई लेना देना नहीं होगा. हमें केवल एक ही चीज़ से लेना देना होगा, कैश कितना. हम लोग केवल यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं. और सुन लो, अगर ऐसी बात है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट तुम लोग खुद कहते हो नॉन कैश आइटम है सर, इसको यहाँ से हटाओ. 10,000 की चीज़ अगर 8,000 में है तो 2,000 हमारा नॉन कैश आइटम है, इसको हटाओ यहाँ से. नॉन कैश आइटम है. 10,000 की एसेट को 8,000 में बेचा तो 2,000 का जो लॉस है जेब से गया है तुम्हारे, ये कहो आया ही 8,000 है, 2,000 का लॉस हो गया. तो ये नॉन कैश आइटम है. सुन लो, ये नॉन कैश आइटम, इसको यहां से हटाओ. क्या कर रहा है ऑपरेटिंग में, प्लस कर दो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट. इसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या कर रहा है, यहां कैश आइटम नहीं है. ये 10,000 की एसेट को 12,000 में बेचा तो 12,000 कैश है, वो 2,000 का प्रॉफिट उस 12,000 में शामिल है. वी आर कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ ₹12,000 एंड नॉट विद ₹2,000. हाँ या ना, हमको यहाँ पर कितना कैश आया उससे मतलब है. आया कितना, 12,000. कितना आया, 12,000. हम इस प्रॉफिट या लॉस का क्या कर रहे हैं, ये नॉन कैश आइटम है तो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं. तो बताओ इसको हटाएं या ना हटाएं. अगर आप किसी प्रॉफिट के आइटम को हटाते हो जो नॉन कैश आइटम हो तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा. इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए था. हटाओ, प्रॉफिट को कम करो, माइनस कर दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. आई बात समझ में, हाँ या ना. डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग. डिविडेंड किस पर मिलता है, अगर हमने कुछ इन्वेस्ट किया होगा तो हमें डिविडेंड मिलेगा. मैंने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो उस पर हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा. और अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है. ये कर क्या रहा है, पैसा तो आया है, 100% एग्री, लेकिन पैसा आया है तो दूसरे के घर में रहोगे. क्या करो, वहां से हटो और अपने घर पे जाओ. और तुम्हारा घर कौन सा है, अच्छा ये. इज इट क्लियर, बोलो. तो यहाँ से हटाओ, अगर इन दोनों को यहाँ से हटाओगे तो क्या करोगे, माइनस डिविडेंड रिसीट माइनस इंटरेस्ट रिसीट, प्लस कहाँ करोगे, प्लस डिविडेंड रिसीट. जहाँ प्लस होना चाहिए वहाँ प्लस कर दो. हाँ या ना, समझ में आई बात. अब आते हैं इसके बाद की बात पर. यहाँ तक का तो हिसाब किताब सर हम लोग को क्लियर हो गया कि कैसे बनता है कैश फ्लो. लेकिन हम लोगों ने केवल इतने पोर्शन को ध्यान में रखा, बाकी का ये पोर्शन हमने ध्यान में नहीं रखा. और इनके लिए हम यहां पर नहीं देखते, इनके लिए हम यहां पर देखते. ठीक है ना. इन चीजों के लिए हम यहां पर नहीं देखेंगे. अब हम करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी की ओर देखेंगे, क्योंकि जो कुछ भी इनसे रिलेटेड आइटम्स बचे होंगे कैश के, वो सीधे रिफ्लेक्ट होंगे कहां से, बैलेंस शीट से. टैक्स पेड नीचे कर दें, सुनना ढंग से. इधर हमारे पास साल के शुरू में डेटर्स थे 20 और साल के अंत में डेटर्स हैं 50. पैसा आया या गया. साल के शुरू में डेटर्स थे 20 और साल के अंत में डेटर्स हो गए 50. पैसा आया या गया, कैसे गया, मेरा पैसा फंस गया. यानी किसी से हमको पैसा लेना है, इसका मतलब मेरा पैसा किसी ने फंसा लिया. और अगर पैसा फंसा लिया तो मेरी जेब से कैश गया होगा. अब चाहे वो सामान के फॉर्म में हो, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, मेरी जेब से तो कैश निकला होगा. अगर ना समझ में आए तो उसका एक ही इलाज है. ओपनिंग बैलेंस है 20 और क्लोजिंग बैलेंस है 50. तो हमने मान लो माल खरीदा, कितने का पैसा फंस गया,
कितने का पैसा फंस गया? कितने का पैसा फंस गया? अब तुम लोग गलत आ गए, पहले सही थे 30। अब देखो कैसे, जादू देखोगे? सेल है 500, तो कैश आया होगा मेरे पास 470। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस हमेशा उतना रहेगा जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब आर्गुमेंट्स मत करना कि सर डिस्काउंट हो तो क्या होगा, बैड डेट्स हो तो क्या होगा। अगर डिस्काउंट होगा तो नॉन कैश आइटम की तरह हम ऑलरेडी उसको ट्रीट कर चुके हैं, अगर बैड डेट्स होगा तो नॉन कैश आइटम की तरह हम लोग ऑलरेडी उसको ट्रीट कर चुके हैं। अब समझ में आई बात? हाँ या ना? तो हमारा कंसंट्रेशन केवल इन दोनों बैलेंसेस पर है, क्योंकि इनका नेट इम्पैक्ट 30 है और बाकी बैड डेट्स वगैरह हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। तो हम उन सबको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं, इनका डिफरेंस उतना ही होगा जितना इनका डिफरेंस होगा। तो पैसा आया देखो ना 470 रुपये गया, कितना गया? आया सॉरी गया कितना, हमने माल खरीदा होगा 500 का और कैश आया 470, इसका मतलब मेरा 30 रुपये ब्लॉक हो गया। हमको लेना था 500, लिया मैंने 470। अगर हम इसको 700 कर दें तो 670 हो जाएगा। बात वही आएगी, हमेशा 30 का ही डिफरेंस आएगा। 1 रुपया रखोगे तो भी डिफरेंस 30 रुपये का ही आएगा। इज इट क्लियर? अब बताओ, अगर डेटर्स इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब मेरा पैसा गया, तो इंक्रीज इन डेटर से मेरा पैसा जाता है। इंक्रीज इन डेटर्स। स्टॉक में भी पैसा बढ़ गया तो स्टॉक में पैसा तब बढ़ा होगा जब मैंने पैसा फंसाया होगा, तो इंक्रीज इन स्टॉक से भी मेरा पैसा फंस गया। इंक्रीज इन बीआर से भी मेरा पैसा फंस गया। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन पैसा घटेगा कब, आएगा कब? जब डिक्रीज होगा। जब डेटर्स डिक्रीज होंगे इसका मतलब उन लोगों ने हमें पैसे दे दिए। जब स्टॉक कम हो जाएगा तो इसका मतलब हमने स्टॉक को बेच डाला। जब बीआर कम हो जाएगा इसका मतलब उन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट आउट कर दिया। हाँ या ना? पक्का? बच्चे ने कहा जो जा रहा है कैश में नहीं न जा रहा, तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड है कैश में जाना, और कैश में आने के लिए जब आप मेथड यूज करोगे, अभी हम बताएंगे, वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। आप ये सब क्यों टिटिम्मा पाले? आप सर ये बता देते ना, सेल से कितना कैश आया यहाँ रख लेते, परचेज से कितना कैश गया यहाँ रख देते, कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैश गया उतना माइनस कर देते, जितने ऑफिस के खर्चे हैं एक्चुअल में जो गए हैं वो माइनस कर देते, झंझट खत्म होता है। इसी को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट मेथड नहीं बता रहे, हम उल्टा चल रहे नीचे से। अब बात समझ में आई? इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो बहुत आसान है, जो कैश जहाँ रहना चाहिए, जहाँ जहाँ से जितना कैश गया है प्लस करके माइनस कर दो, आंसर इज योर कैश प्रॉफिट, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। लेकिन हम डायरेक्ट मेथड की बात नहीं कर रहे, हम इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, यानी हम रिवर्स सिचुएशन को लेकर के चल रहे हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, तो हमारा डेटर से क्या हुआ? डिक्रीज इन डेटर्स का मतलब तुमसे हमें लेना था 50 रुपये, फीस लेनी है हमें तुमसे 50 रुपये। अभी मैं जाकर बुक्स खोलूंगा तो नजर आएगा कि हमें तुमसे फीस लेनी है 20 रुपये। इसका मतलब क्या? हमको 30 रुपये मिल गया। तो अगर डिक्रीज होता है डेटर्स तो इसका मतलब पैसा आ गया। इज इट क्लियर? हमारे स्टॉक में, गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ था 5000 रुपये का, शाम को जाकर के मैंने देखा तो अरे 2000 का है, इसका मतलब 3000 रुपये का स्टॉक मैंने सेल करके पैसा ले लिया। इज इट क्लियर ना? चलो, इसी तरह हम बात करेंगे क्रेडिटर्स की। जब क्रेडिटर्स बढ़ता है तो इसका मतलब मैंने किसी का पैसा फंसा लिया, मेरे पास पैसा आ गया, मुझे तुम्हें 50 रुपये देना था लेकिन शाम को मैं देख रहा हूँ 80 रुपये देना है, इसका मतलब मेरी जेब में 30 रुपये और गिर गया। पक्की बात है ना? तो इंक्रीज इन डेटर से पैसा आता है, प्लस इंक्रीज इन क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बीपी, बोलो ना। और पैसा जाता कब है? डिक्रीज इन क्रेडिटर। हमें किसी को देना था 100 रुपये, अब शाम को मैं देख रहा हूं देना है 40 रुपये, तो इसका मतलब हम 60 रुपये उसको दे चुके हैं। बीएपी। बस समझ में आई बात?
जब इसको प्लस माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये कहलाएगा ए, ये कहलाएगा बी और ये कहलाएगा, ढंग से सुनना, सी। सुबह सुबह मेरे पास 100 रुपए बैलेंस थे। कितने रुपए बैलेंस थे? हम इसी के आगे की बात कर रहे हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सुबह सुबह इन तीनों को देखो तो A प्लस बी प्लस सी, और सुबह सुबह मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मेरे पास इतने थे, मान लेते हैं 500। इतना सुबह सुबह था, और दिन भर में तीनों मिला करके या तो पैसा आया होगा तीनों मिला करके, या तीनों मिलाकर पैसा गया होगा। हो सकता है 300 आ गया हो, तो रात में गुल्लक में कितना नजर आएगा? 800। लेकिन तीनों मिलाकर चला गया 700, तो बताओ कितना बचा मेरे गुल्लक में? -200। अब समझ में आई बात? और ये होता है हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब जरा वापस आते हैं बैलेंस शीट पर। 2 मिनट जो पहले बैलेंस शीट मैंने बनाई हुई थी, हमने स्टॉक को देखा, हमने डेटर्स को देखा, हमने बीआर और प्रीपेड एक्सपेंसेस को देखा, क्रेडिटर्स को देखा, बीपी को देखा, आउटस्टैंडिंग को देखा, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को टच नहीं किया था। ये वही है कैश, वही बैलेंस शीट से उठाकर यहाँ रखा था, उसका कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं किया था, क्योंकि उसी को तो कैलकुलेट करना है कि ये ओपनिंग इतना तो क्लोजिंग इतना क्यों, ये ओपनिंग इतना तो क्लोजिंग इतना क्यों, क्योंकि इतना और चला गया या इतना और आ गया, और जो आया और गया वो 3 एक्टिविटीज से आया और गया होगा। अब हमें पता चल सकता है किस एक्टिविटी से कितना आया और गया। इज इट क्लियर? पक्की बात है। और इसी को हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कौन सा एडजस्टमेंट प्लस होता है, कौन सा एडजस्टमेंट माइनस होता है। 2-3 चीज़ें बेसिक हैं। पैसा आया तो कहीं ना कहीं प्लस होगा, पैसा गया तो कहीं ना कहीं माइनस होगा। नॉन कैश आइटम है तो उसके लिए तीनों घर के दरवाजे बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हैं, उनको देखा भी नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है। जो जिसका घर है वो अपने घर में रहेगा। तुम्हारे घर में मैं आकर रहूँ अच्छा लगेगा? क्यों नहीं अच्छा? देखो कितना गलत बात है। देखो ना, कह रहा है अच्छा नहीं लगेगा करे किराया लेंगे। यही काम करो बैठ करके। तो कहने का मतलब ये कि ये ए है, तुम्हारे घर में कोई दूसरा आकर रहे, मेहमान एक समय तक रहना चाहिए, उसके बाद वो मेहमान मेहमान नहीं होता, उसको धक्के दे करके इधर देखो। तो ये हमारा ए है, इसके घर जो मेहमान था उसको निकाल बाहर कर, उसको अपने घर में ले जाओ। अगर इस घर से बिलोंग करता है तो उसको यहाँ से निकाल कर यहाँ ले आओ। गया है पैसा तो कहीं ना कहीं से माइनस होगा। अगर गलत जगह से माइनस हुआ है तो उसको प्लस कर दो और सही जगह से माइनस कर दो। अब समझ में आई बात? नोट करो इसको। और उसके बाद तुम लोग समझोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब और कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस।
हटा दें? अब हमारे सामने जो समस्या आ रही है कि सर हमें डिफाइन कर दीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बोलो ना। कैश में आएगा आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट्स। सर बात समझ में नहीं आई, सुन लो पहले। इधर तुम लोग लिखने के पीछे इतने पागल हो जाते हो, वर्ड सही ना था। सुनो, हटाएंगे नहीं, बोर्ड लेकर भागने वालों में से नहीं। हो गया, लेकर भागो। सुनो इधर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कोई बताएगा? और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? वो डिमांड ड्राफ्ट होता है। बस तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए, पहले तालियां बजाओ। इसको हम करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। आप बैंक में दो तरह से अकाउंट खोलते हैं। आप सेविंग को भी आप डिमांड डिपॉजिट में ले आ सकते हैं, यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आप अकाउंट्स ओपन करते हैं आप जब चाहें डिमांड कर सकते हैं। आपने पैसा इसलिए डिपॉजिट किया है कि एज एंड व्हेन द अमाउंट विल बी नेसेसरी आई कैन ड्रॉ इट। इसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब मैं डिमांड करूंगा मैं ड्रॉ कर लूंगा। इज इट क्लियर? तो इसको सेविंग और करंट अकाउंट बोल सकते हैं। एक होता है टर्म डिपॉजिट। क्या होता है? एक होता है टर्म डिपॉजिट। कौन सा डिपॉजिट? टर्म डिपॉजिट। टर्म का मतलब होता है काल, समय, ड्यूरेशन। फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए हमने पैसा डिपॉजिट किया, इसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। तो टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट कह सकते हो, सेविंग एंड करंट। वैसे नॉर्मली इसको करंट बोला जाता है, करंट एंड सेविंग बोल सकते हो। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई। इसका क्या करें? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। तो सर कैश की तो बात अब करिएगा भी मत। हमें अब जो बात करनी है दैट इज कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट which are highly liquid और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है मैच्योरिटी विद इन अब चलो मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूं, वो आप हमें बताएंगे कि ये कैश इक्विवेलेंट है या नहीं है। हमने एक प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया और उस प्रेफरेंस शेयर की मैच्योरिटी 3 महीने के अंदर है। हाँ, क्या ये कैश इक्विवेलेंट में आएगा या नहीं? हमने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जिसकी मैच्योरिटी 3 महीने के अंदर है, क्या ये कैश इक्विवेलेंट में आएगा? क्यों? ये हमारा कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा होगा। गलत जवाब है तुम लोगों का। होगा। 3 महीने के अंदर लिक्विडिटी है, यानी मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर को 7 साल में रिडीम करना था। आई नेवर मेड द इन्वेस्टमेंट इन दोज ईयर्स, आई मेड द इन्वेस्टमेंट इन जस्ट लास्ट 3 मंथ्स। बात समझ में आई? और मुझे मालूम है कि यहाँ कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है और हमारा पैसा पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स। पहली चीज। और दूसरा, इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में इनसिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब कन्वर्जन कॉस्ट ना के बराबर और पैसा पूरा का पूरा मिलने की चांसेस 99.99% होती है। मेरी बात समझ में आई? कन्वर्जन कॉस्ट ना के बराबर, वैल्यू में फ्लक्चुएशन ना के बराबर, यानी पैसा जितना लगाया था पूरा पैसा आने की चांसेस रहती है। इज इट क्लियर?
ट्रेजरी बॉन्ड ये आपका होता है हाईली लिक्विड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हाईली लिक्विड, ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स और डिवेंचर्स और बॉन्ड्स हाईली लिक्विड, ये हमारे होते हैं कैश इक्विवेलेंट। लेकिन मैच्योरिटी 3 महीने के अंदर होनी चाहिए। मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, बताओ भले ही उसकी मैच्योरिटी 3 महीने 4 महीने 2 महीने के अंदर हो, यानी मैच्योरिटी का मतलब बायबैक पॉसिबिलिटी है, उसकी बात बाद में, बावजूद इसके हम उसको कैश इक्विवेलेंट में इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि वो हाईली रिस्की होता है। सबसे ज़्यादा रिस्क अगर देखा जाए तो इक्विटी शेयर में ही होता है, और मैंने अभी अभी वर्ड यूज़ किया इनसिग्निफिकेंट रिस्क, यानी ना के बराबर रिस्क हो। अब बात समझ में आई, मैटर क्लियर है बिल्कुल, अब ये डाउट नहीं रहेगा। अब एक डाउट और आ जाता है, अब तुम लोग कहोगे वो क्या सर? बैंक ओवरड्राफ्ट, जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया शुरू से, वो कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा या बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा माना जाएगा या नहीं? नहीं माना जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा माना जाएगा या नहीं? मैंने बोला ना नहीं माना जाएगा। गलत तो बोलेंगे नहीं? गलत नहीं, हम कंफ्यूज करते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, याद रखना। गलत बोलने और कंफ्यूज करने में अंतर है। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, इस हिसाब से तुम लोग गलत जवाब देते हो। मैं गलत बोलता नहीं हूँ, और जब बोलता हूँ सच बोलता हूँ। हाँ, नहीं गलत तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो हमेशा सच बोलेंगे, कंफ्यूज करना दूसरी बात होती है। देखो इधर बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा या नहीं? मैंने बोला तो नहीं माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जब मन होगा तब पैसा जमा करेंगे। वो बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ है, बैंक हमसे मांग नहीं सकता जब उसकी मर्जी हो। बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ शर्तों पर लिया और दिया जाता है। हाँ या ना? पक्की बात है ना? जी हाँ, क्लियर है। आपका फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए। चलें, चलो भाई, 2 लाइनें अगर लिखना हो तो आप ये 2 लाइनें लिख सकते हैं अगर मिल गई तो। चलो अभी मिलेगा तो मैं बता दूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन में पूछता हूँ, एएस तो आपका क्या हो गया, खत्म। क्वेश्चन में पूछता हूँ, उसका तुम लोग सही सही जवाब देने की कोशिश करोगे। गार्डन लिमिटेड एक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 20 लाख का, कितना? ड्यूरिंग द सेम ईयर इट सोल्ड इट्स फर्नीचर एंड फिक्सचर 5 लाख का। अब वो कहता है कि मैं कैश आउटफ्लो में 15 लाख दिखा देता हूं। 20 लाख दिखाए और 5 लाख माइनस करते हुए दिखाए, या उसको नेट भी दिखा सकता है। बिल्कुल नहीं दिखा सकता नेट में, अदरवाइज आप डिसीजन कैसे लोगे फर्म की पोजीशन के बारे में? शुरू में ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट बता दिया था, आपको दिखाना अलग अलग है, आपको दिखाना अलग अलग है। As per AS3, an enterprise should report separately major classes of gross cash receipt and major type of cash payments arising from investment and financing activities. Hence, the company cannot disclose net cash flow in respect of acquisition of assets and means net cash flow asset के आने पर नहीं दिखा सकता net. Question है, question नंबर 2. Raj Limited has purchased fixed asset
इजिप्ट से परचेस किया है $10,000। कितने में? और 1 जनवरी 2013 को परचेस किया है। कब परचेस किया है? कितने रुपए में? देखो मैं पूछ रहा हूँ कितने रुपए में, तो ये कह रहा है $10,000 में। कितने रुपए में? 10,000। ये पूछे सर कितने डॉलर्स में? तो नहीं समझे मेरी बात? अच्छा, तो दिमाग वहाँ तक नहीं गया ना। It has entered into currency option contract for purchase of foreign exchange to pay for fixed asset and paid a premium at ₹17,000। उसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन से, बैंक वगैरह से होता है। तुम लोग जब आओगे आगे के लेवल पर तो तुम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस वगैरह ये सब देखोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो बहुत मजा आएगा। उस समय दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं अच्छी तरह से। तो इसने 17,000 रुपये का प्रीमियम का पेमेंट किया। क्या पेमेंट किया है? 17,000 रुपये प्रीमियम का पेमेंट किया। $10,000 की एक एसेट खरीदी थी, 17,000 प्रीमियम का पेमेंट किया है। अब ये कहता है जो 17,000 का प्रीमियम है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग है। वो बोल रहा है इन्वेस्टिंग है ना, मैं पूछ तो रहा हूँ क्या है, तो ये इन्वेस्टिंग है ना, सही है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप परचेस करते हो किसी एसेट को, उससे रिलेटेड जितनी कॉस्ट होती है दैट इज द फॉर्म पार्ट ऑफ द एसेट्स या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। राम लिमिटेड हैज पेड इनकम टैक्स 2 करोड़। इट हैज ऑल्सो पेड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 50 लाख। उसने लिखा 2.5 करोड़ रुपए टैक्स पेड। गलत है क्या? जी हाँ, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो होता है वो डिविडेंड पर होता है, और डिविडेंड अगर मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उससे रिलेटेड टैक्स भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। तो 50 लाख आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाना पड़ेगा, 2 करोड़ आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा होगा। इज इट क्लियर? मैंने बोला 2 करोड़ रुपए उसने टैक्स पे किया है और 50 लाख रुपए कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे किया है। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो होता है वो डिविडेंड पे करने पर जाता है, और डिविडेंड हमारा अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उससे रिलेटेड टैक्स भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। इज इट क्लियर? तो 50 लाख हमारा कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, खत्म है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में मैं लिखवा दूं आपको, अगर नहीं मिलेगा तो बस ये समझ लेना कि अगर आप उसको कैश इक्विवेलेंट में ले जाते हैं तो नीचे नोट जरूर लिख देंगे ताकि टीचर को मालूम हो कि आप सही समझते हैं। अदरवाइज कई क्वेश्चंस में बुक्स ने क्या किया है, उसको कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा माना है, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना। इज इट क्लियर? चलो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है उसका जवाब दो। रवि लिमिटेड होल्ड शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ अदर एंटिटी फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस। रवि लिमिटेड ने कुछ शेयर्स एंड डिवेंचर रखे हैं खरीदने और बेचने के लिए। कैसे उसको आप ट्रीट करेंगे? ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि उसने उसको डील करने के लिए रखे हुए। बहुत बढ़िया। बताओ, एक बैंक है, क्या है? बैंक है, उसके ये आइटम्स हैं, कौन से? इंटरेस्ट पेमेंट। बैंक का इंटरेस्ट पेमेंट ऑपरेटिंग होगा, पक्की बात है। इंटरेस्ट रिसीट ऑपरेटिंग होगा, पक्की बात है। हम लोग माल खरीदते हैं और माल बेचते हैं, वो इंटरेस्ट रिसीट और इंटरेस्ट पे करता है, उसके लिए वो ऑपरेटिंग है। डिविडेंड रिसीट ऑपरेटिंग, डिविडेंड रिसीट ऑपरेटिंग, डिविडेंड रिसीट ऑपरेटिंग, क्योंकि बैंकों का ये मेजर वर्क भी होता है कि वो अपने एक्स्ट्रा फंड को कहीं ना कहीं बिजनेस में लगाएं, खरीदें और बेचें, तो ये ऑपरेटिंग में जाएगा। डिविडेंड पेमेंट ये हमेशा फाइनेंसिंग होगा, डिविडेंड का पेमेंट हमेशा इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स पर जाएगा। तो बताओ ये क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, हर्षा लिमिटेड ने 60% शेयर खरीदे वाई लिमिटेड में 50 करोड़ रुपए में, और 53% शेयर जेड लिमिटेड में लगा दिए। बता दिया। नेट अमाउंट नहीं दिखा सकते आप, जब भी दिखाएंगे ग्रॉस रिसीट और ग्रॉस पेमेंट अलग अलग बता चुके हैं। नोट कर लो बैंक ओवरड्राफ्ट का इंपॉर्टेंट नोट, बुक में लिख लेना। कॉपी अगर बनाया हो तो कॉपी में, बुक अगर है तो बुक में गोज देना।
overdraft from a bank, overdraft from a bank, overdraft from a bank is a short term loan. Overdraft from a bank is a short term loan. Hence increase or decrease, hence increase or decrease in loan and interest on such loan, increase or decrease in loan and interest on such loan should be classified as financing activity, should be classified as financing activity. ठीक है ना? तो लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो, लोन चाहे लॉन्ग टर्म हो, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही होता है, ये तो मालूम है ना. लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो, लिख लो ब्रैकेट में नीचे, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, लोन्स आर कैटेगराइज्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म लोन्स आर कैटेगराइज्ड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एक मैं छोटा क्वेश्चन देता हूं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. सुन लो इधर. एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है, वाई लिमिटेड यूएसए. सुन लो, डेट ऑफ लोन है 1/1/2012, डेट ऑफ रिसीट ऑफ लोन है 15th January 2012. एक्सचेंज रेट है लोन अमाउंट है. बताओ लोन कितने पर हम दिखाएं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो है लेकिन लोन कितने पर दिखाएं? दैट शुड बी 1000 into 45 और 1000 into 48. लोन इन रुपीज कितना? दिस इज योर आंसर. इज इट क्लियर? यानी डेट ऑफ आरबीआई की अप्रूवल या डेट ऑफ रिसीट, आरबीआई से मतलब नहीं है, क्या मतलब है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ लोन इज इंपॉर्टेंट. और जाहिर सी बात है जिस दिन रिसीट होगा उसी दिन का कन्वर्जन रेट भी लेंगे. इज इट क्लियर? पक्का? हमने $1000 के लिए 1 साल पहले एग्रीमेंट किया था, मिला आज है, तो आज की डेट का तो लोन हुआ. जितना पैसा आज हमको मिलेगा एक्चुअल में लोन तो उतना ही मिला. क्लियर है? टॉपिक इज ओवर. थैंक यू बच्चों.